हेलो एवरीवन, आई होप सभी मौज में होंगे एंड मस्त होंगे। दोस्तों, कल हमने अपने कोर्स का पहला लेक्चर लिया और उस लेक्चर के अंदर फिलहाल इस कोर्स का सिलेबस क्या है और कैसे उसको हम डील करेंगे आगे आने वाले 2-3 महीने के अंदर, सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया गया। आई होप सब कुछ क्लियर होगा एंड अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आज जरा बात कर लेते हैं। जो आज की वीडियो है इसमें हम अपने फंडामेंटल सेशन जो हमारा है, खासकर जो हमने कल डिस्कस किया था कि ग्रामर का क्या हमारा सिलेबस है, उसमें जो सेगमेंट था हमारा किसका, फंडामेंटल्स का, उसकी शुरुआत करते हैं आज से। और आज की जो वीडियो है इसमें फिलहाल हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, इसमें हम सबसे पहली बार डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट के बारे में कि आखिर में सब्जेक्ट होता क्या है। फिर हम डिस्कस करेंगे प्रेडिकेट के बारे में और फिर डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में और लास्ट में एक वर्ड हमारा कॉम्प्लीमेंट। देखिए एक बात फिर कह दूं, इंग्लिश में कोई चीज़ मैं आपको पढ़ाऊं या आप अगर उम्मीद कर रहे हो कि मुझसे कोई चीज़ पढ़ना चाहते हो तो बेटा उससे पहले आपको जरा कोर्सेज के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने फिलहाल कल की वीडियो नहीं देखी हो तो फिर रिकमेंड करूंगा पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसमें सारा का सारा सिलेबस हमने डील कर रखा है। ठीक, तो जो कुल मिला के आपके 12 से 15 दिन का जो कोर्स है हमारा फंडामेंटल्स के नाम से, हम पहले उसको लॉन्च कर रहे हैं और पहले उसको डील कर रहे हैं। आज की जो वीडियो है हमने उसमें से 4 टॉपिक ले लो या 4 कंटेंट मान लो, हमने 4 कंटेंट लिए हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट, तीसरा ऑब्जेक्ट और चौथा कॉम्प्लीमेंट। इनके बारे में जो बेसिक बातें हैं वो सारी बातें आज ही डिस्कस कर लेंगे और कल दोबारा पढ़ेंगे इन्हीं को। बट इनका जो एडवांस कंसेप्ट है या एडवांस यूज है जो अक्सर हमें कंफ्यूज करता है और कई बार हमारे एग्जाम में देखने को मिलता है, उन सबको कल डिस्कस करेंगे हम। ठीक, चलिए तो ये 4 पॉइंट है फिलहाल आज हमें इनको डिस्कस करना है। इनको डिस्कस करेंगे किसी सेंटेंस के माध्यम से। देखो मैंने एक सेंटेंस लिया, फर्स्ट, मोहन प्लेज क्रिकेट एट नाइट। ये हमारा पहला सेंटेंस है, मोहन प्लेज क्रिकेट एट नाइट। अब करना क्या है, फिलहाल इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है ये पता करना है और साथ ही साथ में प्रेडिकेट का ये पता करना है। इसके अलावा जरा मैं एक सेंटेंस हो लेता हूं। यहां पे मैंने कहा मोहन इज अ क्रिकेट प्लेयर। देखिए अब फिलहाल ये 2 सेंटेंस है। पहला सेंटेंस है मोहन प्लेज क्रिकेट एट नाइट, वहीं दूसरा सेंटेंस है मोहन इज अ क्रिकेट प्लेयर। दोस्तों एक चीज देखना, इन दोनों में हमारा जो प्रेडिकेट है वो यहां से लेके यहां तक है। ऑब्वियसली ये हमारा पूरा क्या है, प्रेडिकेट है। तो बात रही कि यहाँ सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट दोनों सेंटेंस में मोहन है। अब समझने वाली बात है, पहला सेंटेंस में मोहन सब्जेक्ट है, अच्छी बात। यहाँ भी मोहन सब्जेक्ट है, ये भी अच्छी बात है। आपने पहचान तो लिया, लेकिन पहचाना कैसे? अक्सर होता है कि ना हम गलत चीज़ें पढ़ लेते हैं या कहीं किताबों में या कहीं सुन लेते हैं और उनको हमेशा फॉलो करते हैं। हम क्या सुनते हैं भाई, जो इंसान काम करता है वो कहलाता है सब्जेक्ट। ये डेफिनेशन हमारे माइंड में बैठी होती है कि ठीक है मोहन रात को क्रिकेट खेलता है इसलिए मोहन काम कर रहा है, वो सब्जेक्ट कहलाएगा। बड़ा ये गलत है। ये आधी बात सच है, आधी गलत है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ जरा समझना। अगर आपका मानना ये है कि काम करने वाला इंसान कहलाता है सब्जेक्ट, तो आप तो राइट हो पहले वाले सेंटेंस में, क्योंकि यहाँ तो मोहन काम कर रहा है। काम क्या हो रहा है, खेलना। कौन खेल रहा है, मोहन। मोहन कहलाएगा सब्जेक्ट। लेकिन अगर आप दूसरे सेंटेंस में देखो तो यहाँ पे भी हमारा मोहन क्या सब्जेक्ट है। जिस तरीके से पहले सेंटेंस में मोहन कुछ काम कर रहा है, ठीक उसी प्रकार दूसरे सेंटेंस के अंदर भी मोहन कुछ काम कर रहा होगा। लेकिन हम देख रहे हैं भाई यहाँ तो कोई मोहन काम नहीं कर रहा। तो कुल मिला के जो सब्जेक्ट की डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं ना कि काम करने वाला इंसान कर्ता कहलाता है, वो गलत है। सब्जेक्ट की असली डेफिनेशन क्या जरा वो समझना। सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय, तो एक तरीके से मान लीजिए टॉपिक। ठीक, तो सब्जेक्ट की असली डेफिनेशन क्या है बेटा, इसे बोलते हैं व्हाट वी टॉक अबाउट। व्हाट वी टॉक अबाउट मतलब जिसकी हम बात करते हैं वो कहलाता है सब्जेक्ट। अब चाहे वो इंसान हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई वस्तु हो, वो कहलाएगा सब्जेक्ट। कुल मिला के वो हमारा टॉपिक होता है, वो हमारा वो मुद्दा मान लीजिए, वो बात मान लीजिए जिसकी हम बात करते हैं। ठीक, तो सब्जेक्ट का मतलब समझिए आप, एक तरीके से व्हाट वी टॉक अबाउट, जिसकी हम बात करते हैं वो सब्जेक्ट कहलाता है। चलिए यहाँ बात किसकी हो रही है, मोहन की, इसलिए मोहन सब्जेक्ट है। ठीक है, आपने पहचान लिया मोहन सब्जेक्ट है, मैंने भी कहा मोहन सब्जेक्ट है, लेकिन इसका रीजन क्या है? तो ये मत कहना कि मोहन काम कर रहा है, नहीं, बिल्कुल गलत। मोहन की बात हो रही है इसलिए मोहन सब्जेक्ट है।
और नीचे आते हैं, नीचे मोहन एक क्रिकेट है, मतलब क्रिकेटर प्लेयर है, क्रिकेट का प्लेयर है वो, तो बात किसकी हो रही है? मोहन की, इसलिए सब्जेक्ट है। लेकिन बेटा इस मोहन में हल्का सा डिफरेंस है। क्या? ये जो मोहन है वो काम भी कर रहा है, ये वाला मोहन काम नहीं कर रहा। तो जो ऐसा काम नहीं कर रहा है ये केवल सब्जेक्ट है, लेकिन जौन सा मोहन काम कर रहा है वो सब्जेक्ट के साथ में डूअर भी है। अब ऑब्वियसली काम करने वाले इंसान को क्या बोलते हैं? डूअर। तो बात समझे कि सब्जेक्ट का मतलब व्हाट वी टॉक अबाउट, जिसकी हम बात करते हैं वो कहलाता है सब्जेक्ट। अब ये गारंटी नहीं है कि आपका सब्जेक्ट काम भी कर रहा होगा, ठीक है। अगर काम कर रहा है तो वो डूअर भी है, नहीं कर रहा तो केवल सब्जेक्ट है। अब इस बात को क्यों पढ़ रहे हैं कि वो डूअर है नहीं है? बेटा ये चीज आपको हेल्प करेगी पैसिव वॉइस पढ़ने में। फिर बोल रहा हूँ, पैसिव वॉइस एक ऐसा चैप्टर जिसमें आप कम से कम 1-2 हफ्ते बिताते हो, और मुश्किल से ये 2 घंटे का चैप्टर होता है अगर आपके फंडामेंटल पहले ही क्लियर है तो। एक ये छोटी मोटी बातें, फिर टेंस, 2 चीज क्लियर तो पैसिव वॉइस मुश्किल से 1.5-2 घंटे का चैप्टर होता है, दी एंड। बात समझे? तो कुल मिला के ध्यान रखना, पहला वाला मोहन जो हमारा क्या है? वो डूअर भी है, सब्जेक्ट भी है। दूसरा वाला जो मोहन है वो केवल सब्जेक्ट है। आई होप इतना कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर हमने सब्जेक्ट पहचान लिया तो बात करते हैं प्रेडिकेट क्या है। बेटा प्ले से लेकर नाइट तक ये पूरा हमारा प्रेडिकेट है। ठीक वही कहानी यहां पर है, इस से लेकर प्लेयर तक ये पूरा हमारा प्रेडिकेट है। तो किसी भी सेंटेंस के केवल 2 ही पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट जो होता है वो कहलाता है सब्जेक्ट, और वहीं दूसरा पार्ट क्या होता है? प्रेडिकेट। ध्यान रखना, प्रेडिकेट का मतलब व्हाट इज टोल्ड अबाउट अ सब्जेक्ट। अब ये हमारे यूपी टेट, टीजीटी, पीजीडी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कई साल तक हुआ है कि दिए गए सेंटेंस में से प्रेडिकेट क्या है, या दिए गए सेंटेंस में से प्रेडिकेट को छाटिए। तो बड़ा ध्यान रखना, जिसकी हम बात करते हैं वो कहलाता है सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट के बारे में क्या बात कही जा रही है वो कहलाता है प्रेडिकेट। बात समझे? जिसकी बात करते हैं वो कहलाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बारे में क्या बात कही जा रही है वो कहलाता है प्रेडिकेट। अब आइए, पहले सेंटेंस से बात किसकी? मोहन की हो रही है, ये हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा। लेकिन बेटा मोहन के बारे में क्या बात कर रहे हो? कि वो रात को क्रिकेट खेलता है, ये हमारा प्रेडिकेट होगा। दूसरे में आते हैं, इसमें सब्जेक्ट क्या है? बात तो मोहन की हो रही है, लेकिन मोहन के बारे में क्या बात हो रही है? कि वो एक क्रिकेट का प्लेयर है, ये हमारा प्रेडिकेट कहलाएगा। तो बात समझे? सब्जेक्ट का मतलब जिसकी हम बात करते हैं, और प्रेडिकेट का मतलब सब्जेक्ट के बारे में क्या बात कही जा रही है। आई होप इतना सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अब जरा एक बात और, क्या जो हमारा सब्जेक्ट होता है बेटा, ध्यान रखना सेंटेंस के अंदर ये हमारी न्यू इन्फॉर्मेशन होती है। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने आपको। सेंटेंस के अंदर जो हमारा सब्जेक्ट होता है ये हमेशा ओल्ड इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन जो हमारा प्रेडिकेट होता है ना, ये हमारी न्यू इन्फॉर्मेशन होती है। तो मान लीजिएगा आपने कहीं पर न्यू इन्फॉर्मेशन आपको देनी है किसी को, या कहीं पर आपने कोई सेंटेंस बोला, लिखा या यूज किया, तो उसमें जो सब्जेक्ट होगा वो आपको ओल्ड इन्फॉर्मेशन होगी, और जो प्रेडिकेट है वो आपका न्यू इन्फॉर्मेशन होगी। अब ये छोटी सी बात शायद समझ में ना आए, समझना ही मत, रहने दो। ये एक्चुअली मैंने क्यों बताया, बस आप ध्यान रखना कि सब्जेक्ट हमारी ओल्ड इन्फॉर्मेशन होती है और प्रेडिकेट हमारा न्यू इन्फॉर्मेशन होती है। ये चीज़ आपको हेल्प करेगी जब आगे आप नरेशन सीखोगे तब, और इतनी छोटी सी बात वहाँ बहुत बड़ा काम कर जाएगी। तो बस आप ध्यान रखना कि सब्जेक्ट का मतलब समथिंग दैट इज ओल्ड। बात समझे? कोई ओल्ड इन्फॉर्मेशन। प्रेडिकेट का मतलब कोई न्यू इन्फॉर्मेशन। ये हल्की सी बात ध्यान रखना। चलिए, आई होप इतना सारा कुछ समझ में आ गया। अब एक बात और बेटा, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हटा रहा हूँ जरा यहाँ से, इसे बाद में लिख लेंगे, अभी समझते हैं। ठीक है, हमने सेंटेंस देखा, उसमें सब्जेक्ट पहचान लिया, प्रेडिकेट पहचान लिया। सब्जेक्ट हमारा ओल्ड इन्फॉर्मेशन होता है, प्रेडिकेट हमारा न्यू इन्फॉर्मेशन होता है। लेकिन प्रेडिकेट का मतलब समझे क्या? मेरा ऐसा मतलब यह है कि वर्ब, कुल मिला के वर्ब। ऐसा क्यों कर रहा हूं समझना कि जहां से भी प्रेडिकेट शुरू हुआ है, ध्यान रखना प्रेडिकेट की शुरुआत हमेशा वर्ब से होती है, हमेशा वर्ब से। तो किसी भी सेंटेंस में अगर आपको प्रेडिकेट ढूंढना हो तो सिंपल सी बात, उस सेंटेंस की वर्ब पकड़ लो, जहां से वर्ब स्टार्ट है वहीं से प्रेडिकेट स्टार्ट होगा। बात क्लियर? दूसरी बात, हम जानते हैं भाई किसी भी इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस को बनाना हो या लिखना हो, छोटे से छोटा सेंटेंस, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वर्ब। मीन्स केवल वर्ब के बेस पे सेंटेंस बन सकता है, चाहे सब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता।
कुल मिला के अगर आपको इंग्लिश में सबसे छोटा सेंटेंस लिखना हो या एक सेंटेंस बनाना हो तो उसके लिए सबसे जरूरी एलिमेंट कौन सा है, वो है वर्ब। कैसे? एग्जांपल देखो, मैंने एक बात कही गो, बस मैंने ये कहा गो, जाओ यहां से, निकलो यहां से। अब बेटा इसमें सब्जेक्ट तो है नहीं, ऑब्जेक्ट भी नहीं है, गो क्या है, गो हमारी वर्ब है। बात समझे? एक ऐसे ही बात बोली कम हियर, इधर आओ। अब कम क्या है, कम वर्ब है, हियर क्या एडवर्ब है। कुल मिला के ना तो यहाँ पे सब्जेक्ट है ना यहाँ ऑब्जेक्ट है। तो कहने का मतलब कि अगर आपको इंग्लिश में कोई सा भी सेंटेंस लिखना हो तो सेंटेंस का सबसे बेसिक या सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा है, वर्ब है। तो एक बात तो क्लियर कि हर सेंटेंस के अंदर वर्ब तो पक्का मिलेगी, बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस नहीं बनेगा। इतनी बात क्लियर? तो इसलिए प्रेडिकेट समझिए आप कि सब्जेक्ट तो आ गया, ठीक है, उसका प्रेडिकेट का मतलब उस सब्जेक्ट के लिए हमने कौन से वर्ब यूज किए, जहां से वर्ब यूज स्टार्ट है उसके बाद जितना बचा वो सारा कुछ प्रेडिकेट कहलाएगा। अब ये गारंटी नहीं है कि वर्ब के बाद में 3-4 वर्ड लिखे आएंगे या 5-6 वर्ड, या सेंटेंस कैसा होगा, वो डिपेंड करता है कि सेंटेंस कैसा है। छोटा सेंटेंस है तो कुछ भी नहीं मिलेगा, बड़ा सेंटेंस है तो उतने ही वर्ड लिखे हुए आएंगे। कैसे? एक एग्जांपल देखना, मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिया, दे वेंट, WENT, दे वेंट। अब मैं आपसे करूँगी इसके अंदर सब्जेक्ट क्या, प्रेडिकेट क्या है, तो बेटा दे तो सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई, लेकिन यही तुम्हारा प्रेडिकेट है। तो यहाँ सब्जेक्ट भी एक वर्ड का है, साथ ही साथ प्रेडिकेट भी एक वर्ड का है। अब उस प्रेडिकेट के अंदर जो वो वर्ड आया वो क्या है, ये तो वर्ब है। तो सिंपल सी बात, कहीं पर अगर आपने सब्जेक्ट का यूज कर रखा है तो उसके लिए कहीं तो वर्ब आएगी। तो प्रेडिकेट का मतलब ऑल अबाउट वर्ब, कुल मिला के वर्ब। हाँ चाहो तो इसके बाद ठीक है सेंटेंस बढ़ा दो, दे वेंट टू द मार्केट। अगर आपने सेंटेंस बढ़ाया तो ये भी बन गया पार्ट किसका, प्रेडिकेट का ही। लेकिन अगर आप ना लिखो और दे वेंट लिखो तब भी सेंटेंस राइट है। अब प्रेडिकेट का पार्ट केवल एक ही वर्ड है, वो है वेंट। तो कुल मिला के प्रेडिकेट का मतलब वर्ब से संबंधित है, वर्ब का मतलब समझा रहे, ठीक है ना। तो वही बात है, जैसा आपका सब्जेक्ट होगा वैसे उसकी वर्ब होगी। इतनी अगर बात समझ में आ गई है तो ठीक है, थोड़ा इससे आगे चलते हैं और इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं। थोड़ा मैं इसको रब करने वाला हूँ, साथ साथ में आप स्क्रीन शॉट और लेते रहना और लिखते रहना। चलिए, ये जो पहला सेंटेंस है इसके अंदर क्या सब्जेक्ट है क्या प्रेडिकेट है हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब जरा एक काम करते हैं, 2-3 सेंटेंस और लिखते हैं और आप खुद देखना, कमेंट कीजिए कि इसके अंदर सब्जेक्ट क्या और प्रेडिकेट क्या है। अगला सेंटेंस देखो, मोहन एंड सोहन प्ले क्रिकेट एट नाइट। लीजिए, ये सेकंड सेंटेंस है। एक तीसरा सेंटेंस देखो, मोहन प्लेज क्रिकेट एंड watches movies at night। नेक्स्ट सेंटेंस है, मोहन एंड सोहन प्ले क्रिकेट एंड वॉच मूवीज एट नाइट। आई होप यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा, क्लियर ना। चलो बढ़िया, एट नाइट। और एक लास्ट सेंटेंस और ले लेते हैं, मोहन प्लेज क्रिकेट एंड सोहन वॉचेस मूवीज एट नाइट। चलिए, तो जो भी कुछ अभी तक हमने पढ़ा पिछले 15-20 मिनट के अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में, तो आइए जरा उसी के बेस पे ये कुछ सेंटेंसेस हैं इनको भी डील करते हैं और देखते हैं कि इनके अंदर कहाँ पर सब्जेक्ट है कहाँ पे हमारा प्रेडिकेट है। क्लियर? आइए, एक बात समझना, ऊपर तो बात हो रही है मोहन की, और मोहन के बारे में क्या बात हो रही है कि भाई ठीक है वो रात को क्रिकेट खेलता है। कुल मिला के प्रेडिकेट का मतलब बेटा वर्ब से समझना, कितनी वर्ब है ये बस देखना, एक वर्ब है तो कुल मिला के एक ही प्रेडिकेट है, और यहाँ सब्जेक्ट करना है एक ही है। इस तरह का सब्जेक्ट जहाँ पर केवल एक ही इंसान हो,
बेटा इसे हम बोलते हैं सिंपल सब्जेक्ट। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ सिंपल, SIM का मतलब सिंपल, ठीक। तो जो पहला सेंटेंस है उसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो कहलाएगा सिंपल सब्जेक्ट, क्योंकि वो एक ही इंसान है और उस इंसान के लिए हमने जो प्रेडिकेट यूज करा कितना है बेटा, वो एक ही है। एक कैसे, क्योंकि वर्ब कितनी है, एक है, तो ये कहलाएगा सिंपल प्रेडिकेट। तो पहले सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है वो भी सिंपल है, साथ ही साथ में जो प्रेडिकेट है वो भी सिंपल है। नीचे आते हैं, अगले सेंटेंस में क्या करा हमने, अगले सेंटेंस में हमने मोहन एंड सोहन इन दोनों की बात हो रही है, और एंड का मतलब जानती है प्लस। तो ऊपर वाले सेंटेंस में बात तो केवल मोहन की हो रही थी, लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में मोहन के साथ साथ सोहन की भी बात हो रही है। और इन दोनों ने एक काम करा है, क्या काम करते हैं कि रात को क्रिकेट खेलते हैं। कुल मिला के आपका जो सब्जेक्ट बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, कि बात दोनों की हो रही है, तो जिसकी बात होती है वो सब्जेक्ट कहलाता है। बात मोहन की भी हो रही है और सोहन की भी हो रही है, और इनके बारे में क्या बात हो रही है वो ये लिखा, वर्ब कितनी, केवल एक, तो ये तो कहलाएगा सिंपल प्रेडिकेट। ये बात समझ में आ गई। लेकिन दोबारा सब्जेक्ट पे आते हैं, यहाँ जो सब्जेक्ट है फिलहाल वो एक ही इंसान है, दो इंसान तो है नहीं, एक मोहन और एक सोहन, और इसको हमने जोड़ा एंड के माध्यम से। तो क्यों ना पहले एंड को समझ लेते हैं। बेटा एंड जो है हमारा ये क्यूमुलेटिव कंजंक्शन कहलाता है, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। अब क्यूमुलेटिव का मतलब जानते ही होंगे आप, किसी भी चीज को क्यूमुलेट मतलब इकट्ठा करना, ठीक। तो ये कहलाता है क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। इसका मतलब ये चीजों को इकट्ठा करता है, जोड़ देता है। तो सिंपल सी बात है, एंड का मतलब प्लस मानो, और मान लो, और का मतलब प्लस, और ये चीजों को जोड़ देता है, तो क्यूमुलेटिव कंजंक्शन कहलाता है। जिसके साथ भी एंड लगेगा बेटा ध्यान रखना वो चीज कंपाउंड बन जाती है। फिर सुनना, जिस चीज के साथ में एंड का यूज करते हैं वो चीज बन जाती है हमारी कंपाउंड। बात समझ रहे हो। तो क्यूमुलेट मतलब पहले वो चीज अलग थी, वो अलग थी, क्यूमुलेटिव कर दिया, इसका मतलब उसको जोड़ दिया, अब वो दो चीज मिलके एक चीज बन जाएगी, तो मीन्स अब बन जाएगा कंपाउंड। तो हमने करा क्या, हमने यहाँ पे सोहन, मोहन और सोहन दोनों को जोड़ दिया। बेटा ये कैसा बन गया, ठीक है दो सब्जेक्ट हैं, माना कि ये दो इंसान हैं, लेकिन जो हमने इससे जोड़ा एंड के माध्यम से। अब बेशक ये दो इंसान है, लेकिन एंड इन दोनों जोड़कर एक कर देगा, क्योंकि दोनों ने सेम फंक्शन परफॉर्म करा है, ठीक। तो ये कहलाएगा हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे दो इंसान है, लेकिन दोनों मिलकर अब ये सिंगल यूनिट का काम करेंगे, दोनों मिलकर एक बन जाएंगे, एक टीम मान लीजिए। तो ठीक है दो इंसान है, लेकिन इस सेंटेंस के अंदर ये एक ही सब्जेक्ट कहलाएगा, जो मोहन से स्टार्ट होगा, सोहन पे फिनिश हो रहा है। बात समझ में आई। तो ध्यान रखना, हमने एंड से जोड़ा, अब ये सब्जेक्ट कैसा हो गया, कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया। चलिए, कंपाउंड का मतलब दो, तीन, चार, कितने भी, और सिंपल का मतलब केवल एक। नीचे आते हैं, नीचे देख रहे हैं बात तो केवल मोहन की हो रही है, ठीक है, एक ही इंसान है, सिंपल सब्जेक्ट कहलाएगा। अब बेटा मोहन ने क्या क्या काम करा, मोहन ने पहला काम करा प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है, एक हमारा प्रेडिकेट ये रहा। दूसरा वो मूवी देखता है, वॉच मूवीज एट नाइट, रात को। कुल मिला के मैंने कहा था प्रेडिकेट का मतलब वर्ब। यहाँ कितनी वर्ब आ रही है, एक ये रही, एक ये रही। हमने दो वर्ब को यूज करा है, किसके लिए, एक इंसान के लिए। तो मीन्स सिंपल सब्जेक्ट तो सिंपल है, लेकिन जो हमने एंड का यूज करा वो किस चीज के लिए करा, वो इन दो प्रेडिकेट को जोड़ने के लिए। तो असलियत में प्रेडिकेट की शुरुआत यहां से हुई और फिनिश कहां पे हो रही है, यहां पे हो रहा है। अब जो ये प्रेडिकेट तैयार हुआ ये हमारा कहलाएगा कंपाउंड प्रेडिकेट। जरा इस चीज को बारीकी से समझना। अक्सर हमारे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि दिया गया सेंटेंस आपका सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड क्या है। थोड़ा और डीपली पढ़ेंगे इसको जब आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा जाएगा, अभी नहीं, अभी बस आपको सब्जेक्ट और मतलब प्रेडिकेट समझना है बस, ठीक। फिर बोल दूं, जहां पर केवल एक ही सब्जेक्ट है वो सिंपल सब्जेक्ट, एक ही प्रेडिकेट सिंपल प्रेडिकेट, लेकिन जब भी आप किसी भी चीज को एंड से जोड़ोगे तो वो बन जाता है कंपाउंड, वो कहलाता है क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। दो चीजों को जोड़कर एक बना देना, तो वो एक सिंगल यूनिट की तरह काम करेंगे, सिंगल यूनिट के तौर पे। अब वही बात हो गई, मोहन है सोहन, ठीक है दो इंसान है, लेकिन जोड़ा किस हमने एंड से, ये सिंगल यूनिट बन जाएगा। इसका सिंपल प्रेडिकेट ये रहा। नीचे उल्टा कर दिया कि सिंपल सब्जेक्ट है, लेकिन जो इसका प्रेडिकेट है वो दो दो लिख दिया हमने, और उसको जोड़ा एंड के माध्यम से,
तो जो एंड है यहाँ भी सिंपल सी बात है, बनाएगा कंपाउंड। जहां भी एंड आएगा वो चीजों को कंपाउंड बना देगा। ऊपर एंड आया सब्जेक्ट के बीच में तो सब्जेक्ट बन गया कंपाउंड। यहाँ एंड आ रहा है प्रेडिकेट के बीच में तो ये प्रेडिकेट बन गया कंपाउंड। बात क्लियर? चलो आगे आते हैं। अब देख रहे भाई हमने यहाँ दोबारा एंड का यूज कर लिया, किसको जोड़ने के लिए? दो सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए, मोहन है सोहन, तो ये बन गया कंपाउंड सब्जेक्ट। ये बात सही है, बात दोनों की हो रही है। अब दोनों ने दो काम करे, अब दोनों ने दोनों काम करें। मोहन और सोहन ने भी क्रिकेट खेलते हैं, दोनों ही खेलते हैं, और ये मूवी भी देखते हैं, दोनों ही देखते हैं। फिर सुनना, मोहन और सोहन दो इंसान की बात हो रही है और दो ही काम है। अब दो तरीके करने के, या तो दोनों मिलकर दोनों काम करें कि मूवी देखना भी दोनों ने करा, क्रिकेट खेलना भी दोनों ने करा, या फिर ऐसा होता है कि काम को डिवाइड कर ले, एक काम मोहन कर रहा है एक काम सोहन कर रहा है, तो क्रिकेट देख ले, मैं क्रिकेट खेल ले, मैं मूवी देख लूंगा। देखते कैसे लिखा हमने। तो बेटा जो ये वाला सेंटेंस है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या है? दोनों ने मिलकर दो काम करे और दोनों ने करें। दोनों ने मिलकर क्या करा? हमारा क्रिकेट खेला फिर मूवी देखी। हमने एंड का यूज करा दो सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए, बन गया कंपाउंड सब्जेक्ट। यहां पर जो एंड का यूज कर रहे हैं फिलहाल हमने यूज करा दो प्रेडिकेट को जोड़ने के लिए, तो बेटा प्रेडिकेट भी यहां पे क्या बन गया? कंपाउंड प्रेडिकेट। कंपाउंड प्रेडिकेट। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसके अंदर कंपाउंड सब्जेक्ट है, कंपाउंड प्रेडिकेट है। कुल मिलाकर एंड जो आ रहा है उस एंड के माध्यम से क्या जोड़ रहे हो? जो भी चीज आप जोड़ रहे हो वो कहलाएगा कंपाउंड। 1 मिनट दोबारा आते हैं। ऊपर सेंटेंस में सब कुछ सिंपल है, नीचे वाले सेंटेंस में एंड का यूज करा, केवल दो सब्जेक्ट जोड़ा तो कंपाउंड सब्जेक्ट बन गया। प्रेडिकेट हमारा सिंपल ही था। उससे नीचे वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंपल है और एंड का यूज करा दो प्रेडिकेट को जोड़ने के लिए, ये बन गया कंपाउंड प्रेडिकेट। नीचे वाले सेंटेंस में हमने एंड का यूज 2 बार कर लिया, सब्जेक्ट भी जोड़ दिया और प्रेडिकेट भी जोड़ दिया, तो इसका कंपाउंड क्या बना? कंपाउंड सब्जेक्ट बन गया, कंपाउंड प्रेडिकेट बन गया। ठीक, नीचे आ जाओ। नीचे क्या बेटा? मोहन सब्जेक्ट है, अब एंड तो आ नहीं रहा तो सिंपल सब्जेक्ट मानो। प्लेस क्रिकेट क्या है? प्रेडिकेट है, यहां भी एंड नहीं आ रहा तो सिंपल ही मानो। इसके बाद फिर हमने एंड यूज करा और फिर सोहन आ गया सब्जेक्ट, और इसके अलावा ये पूरा सोहन का प्रेडिकेट। क्वेश्चन नंबर 4, 5 में क्या डिफरेंस है? देखो यहां दोनों इंसानों ने मिलकर दोनों काम करे, लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां काम बट गया। मोहन ने एक काम करा और सोहन ने एक काम करा। मोहन ने क्रिकेट खेला, सोहन ने मूवी देखी। अब बेटा जो हम एंड का यूज कर रहे हैं ना, देखो सब्जेक्ट प्लस में उसका प्रेडिकेट, ये पूरा मिलके बन गया एक सेंटेंस। जो सेंटेंस 2 ही पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट कंप्लीट है, पूरा मिलके बन गया एक सेंटेंस। यहां पे आते हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट कंप्लीट है, ये मिलके बन गया एक सेंटेंस। अब जो हम एंड का यूज कर रहे हैं इसका मतलब प्लस, तो ये किसको जोड़ रहे हैं? इस एंड के माध्यम से किस चीज को जोड़ रहे हैं? दो सब्जेक्ट को या दो प्रेडिकेट को? तो देखो ना तो हम दो सब्जेक्ट को जोड़ रहे हैं और ना ही हम दो प्रेडिकेट को जोड़ रहे हैं, बल्कि इस वाले सेंटेंस में हम दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ रहे हैं। ये सेंटेंस अलग है, ये सेंटेंस अलग है, इन दोनों को जोड़ा हमने एंड के माध्यम से। तो ऊपर तो सब्जेक्ट जोड़ रहे थे, कंपाउंड सब्जेक्ट बन गया, नीचे प्रेडिकेट जोड़ रहे थे, कंपाउंड प्रेडिकेट बन गया, लेकिन बेटा यहाँ पे सेंटेंस जोड़ रहे हैं। तो कुल मिला के जो नीचे वाला क्वेश्चन 5 है, ये सेंटेंस कैसा है? ये है कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। अब ये आता ना कि आपके एग्जाम में कि दिया गया वाक्य टाइप्स ऑफ सेंटेंस में सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड कौन सा है? सरल, संयुक्त और जटिल वाक्य। ये कहलाएगा आपका संयुक्त वाक्य, क्योंकि ये जो एंड है ये बना रहा है कंपाउंड। किसको? ना तो सब्जेक्ट को ना प्रेडिकेट को, बल्कि दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, इसलिए दो सेंटेंस को बना रहा है कंपाउंड। ये कहलाएगा कंपाउंड सेंटेंस। बाकी सब में जो कंपाउंड चीजें बन रही हैं, या तो वो सब्जेक्ट है या वो प्रेडिकेट है, सेंटेंस नहीं बन रहा है, तो बेटा ये सारे के सारे आपके कहलाएंगे सिंपल सेंटेंस। ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है और ये भी सिंपल ही है। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी सिंपल है। अब कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि जहां भी एंड आ गया वो चीज कंपाउंड बन जाएगी, हमेशा कंपाउंड सेंटेंस होगा। बेटा ऐसा नहीं है, सिंपल सेंटेंस के अंदर भी एंड का यूज होता है, बट ये देख लो क्या वो एंड जो आ रहा है वो किस चीज को जोड़ रहा है। अगर दो सब्जेक्ट को जोड़ रहा है तो कंपाउंड तो सब्जेक्ट बना,
सेंटेंस कैसा बन जाएगा? दो प्रेडिकेट को जोड़ रहा है तो कंपाउंड तो प्रेडिकेट बन गए, सेंटेंस कैसा बन जाएगा? हाँ, जब वो दो सेंटेंस को जोड़ेगा तब बनेगा कंपाउंड सेंटेंस। और एक बात और, जब भी एंड का यूज दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए करोगे कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए, तो बेटा उस एंड से पहले कॉमा आता है, उस एंड से पहले कॉमा आएगा। ये पंक्चुएशन का खेल है। और बाकी जहां भी आपने एंड को यूज करा किसी नाउन, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट इनको जोड़ने के लिए, तो बेटा वहां पे कोई भी कॉमा नहीं आएगा। तो ये ध्यान रखना कि एंड से पहले कॉमा कब लगाना है, कब नहीं लगाना। जब भी एंड के माध्यम से दो सेंटेंस जोड़ोगे तब कॉमा आएगा, जब वो कंपाउंड सेंटेंस होगा। लेकिन अगर आप एंड का यूज कर रहे हो किसी और चीज को कंपाउंड बनाने के लिए, सब्जेक्ट को या प्रेडिकेट को, तो उससे पहले कॉमा नहीं आएगा। आई होप यहां तक सारी बातें क्लियर होंगी। फिलहाल सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस क्या है इसको डीपली पढ़ेंगे किसी और क्लास में। हाँ, ये आपका पार्ट है टाइप्स ऑफ सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स के अंदर, पढ़ेंगे एक हफ्ते बाद शायद। ठीक, फिलहाल आज हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को समझना था। मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी स्लो मोशन में और काफ़ी स्टेप बाय स्टेप करके सबको समझाया आपको। इन सबको नोट डाउन करना, तसल्ली से देखना, कोई डाउट तो कमेंट करना। ठीक, अब जरा इससे आगे आते हैं, सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा हल्का सा और पढ़ लेते हैं और इनके बारे में डीपली कंसेप्ट जो होगा। तो ये सारी बातें क्यों सिखाई जा रही है? ये सारी बातें बेटा सिखा इसलिए रहा हूँ क्योंकि जो कल पढ़ाने वाला हूँ एडवांस, उसमें दिक्कत ना आए। ठीक है, 2 क्लास फालतू पढ़ लेंगे, 1-2 घंटे क्लास फालतू देख लेंगे हम, ठीक है, लेकिन उस 1-2 घंटे क्लास की वजह से और आपकी इंग्लिश की दिक्कत हमें से दूर हो सकती है तो बेहतर है। क्या दिक्कत है? 1-2 घंटे तो कुछ नहीं है फिर। ठीक, चलो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो आप, जो भी लेना आपको, एंड आगे चलते हैं जरा इसके बारे में। अब एक काम करना, थोड़ा सब्जेक्ट को और आगे डील करते हैं दूसरे कंसेप्ट के माध्यम से। मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ और आप आंसर कमेंट कीजिए। इन सभी सेंटेंसेस में केवल आपको इज एम आर फिल करना है, केवल 3 वर्ड, इज एम आर, 3 वर्ड ही फिल करने हैं आपको, तो कमेंट करना। ठीक, आइए पहला सेंटेंस देखो, सिंपल सी बात है, एक सेंटेंस के अंदर जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा उसका प्रेडिकेट होगा। सब्जेक्ट सिंगुलर, प्रेडिकेट सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, प्रेडिकेट प्लूरल। अब प्रेडिकेट का मतलब उसकी वर्ब, तो आइए चेक करते हैं। मैंने कहा यू डैश माय फ्रेंड, या कुछ ले लो, रिस्पॉन्सिबल, ये ले लेते हैं, फॉर इट। आपको इज एम आर 3 ऑप्शन है, फिल करना है। दूसरा सेंटेंस है ही डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तीसरे सेंटेंस पे आते हैं, यू नॉट ही डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। क्वेश्चन डी, यू और ही डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। चलिए, और एक लास्ट सेंटेंस और ले लेते हैं, क्वेश्चन ई, नो गर्ल एंड नो बॉय डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो लेट्स सी, अब तक फिलहाल हमने आधे पौने घंटे में जो भी कुछ डिस्कस करा, चेक कर लेते हैं कि आपको कितना समझ में आया। 4 या 5 सेंटेंस आपके सामने स्क्रीन पर हैं, देखिए 3 ही ऑप्शन आप पर हैं, इज एम आर। आप पहले खुद कोशिश कीजिए, देखिए यहाँ पे क्या राइट आंसर आना है, उसके बाद जरा मैं एक्सप्लेन करूँगा 1 बाय 1। ठीक, फिर बोल रहा हूँ सब्जेक्ट को पहचानना है। जो आपका चैप्टर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, बड़ा ध्यान रखना, इंग्लिश में ऐसा कोई चैप्टर नहीं है, लेकिन हर किताब की शुरुआत सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर से ही होती है, जो मेरा मानना कि बेमतलब में चैप्टर बन जाता है। अगर एक बार ढंग से आप सब्जेक्ट को समझ लीजिए, इस चैप्टर की जरूरत भी नहीं है। हाँ, हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पक्का फंसते हैं, ये बात तो रियल है, तो सारा खेल सब्जेक्ट का ही है। आइए समझते हैं। जो दिखाई दे रहा बेटा, आप वो देख रहे होंगे, प्लीज जो दिखाई दे रहा है वो देखो, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो नहीं दिखाई दे रहा, मतलब जो मैं दिखाना चाहता हूं साथ में वो भी देखो। बात समझ रहे हो?
जो मैं समझाना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ, तो साथ में उसको भी समझो, देखो उसको भी, तभी आप कहते हैं राइट पटरी पे होंगे। आइए पहली बात भाई, सिंपल सी बात, यू डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, इसका मतलब तुम जिम्मेदार हो। यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, कोई डाउट नहीं है, काफी इजी है, आ जाएगा। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। नीचे आते हैं, ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, इज आ जाएगा। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। ये दो काफी आसान थे, मैंने सोल्व कर दिया क्योंकि आसान था मेरे लिए था। यहां से कहानी आपकी है। अब यहां से सोल्व करना, देखते क्या होगा। देखिए नॉट जानती हो, नॉट हमारा नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब किसी भी चीज को निगेट करना। निगेट मतलब उसको मना कर देना, उसकी बात नहीं करना। अब मैं कह रहा हूं यू नॉट ही, तो मतलब तुम ना कि वो, तो इसका मतलब हमने ही को निगेट कर दिया। ही को निगेट कर दिया, इसका मतलब ही की तो बात हो नहीं रही, तो बात हो किसकी रही है, तुम्हारी। अब जिसकी बात होती है वो सब्जेक्ट कहलाता है, तो ये यू के अकॉर्डिंग क्या आएगा, आर। बात समझे। तो क्या तीसरा सेंटेंस आपका राइट था, आपने वाकई में आर सोचा था इसका आंसर, चेक करना अपने आप। ठीक, कुल मिला के नोट लगा लिया, नोट का मतलब निगेट करना, तो ही के अकॉर्डिंग कुछ नहीं आएगा, हमने ही को निगेट कर दिया है, ही की तो बात हो नहीं रही, तो बात किसकी हो रही है, यू की। अब जिसकी बात होती है वो कहलाता है सब्जेक्ट, तो यू के अकॉर्डिंग आर आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यू और ही, पहले और को समझ लेते हैं फिर देखते हैं इसका आंसर क्या है। बेटा जिस तरीके से एंड आपका क्यूमुलेटिव कंजंक्शन था, दो चीजों को बनाता है कंपाउंड, ठीक वैसा ही और ये आपका अल्टरनेटिव कंजंक्शन है। अल्टरनेटिव मतलब ये किस चीज को शो करता है, ये शो करता है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का मतलब ऑप्शन, इसकी मीनिंग जानते हो, या तो। ठीक, अब मैं कह रहा हूं या तो तुम या वो, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका मतलब ये कि मुझे नहीं पता एग्जैक्ट रिस्पॉन्सिबल है कौन। अगर पता होता कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो तो बेटा ऐसे बोलता, पता होता कि वो रिस्पॉन्सिबल है तो बेटा ऐसे बोलता, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो या वो रिस्पॉन्सिबल है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। लेकिन एक बात तो जानता हूं कि तुम दोनों में से कोई एक तो है जो रिस्पॉन्सिबल है, अब वो कौन है ये नहीं पता। अगर पता होता कौन है तो बेटा ऐसे लिखता, जो भी होता उसका नाम डालता। ठीक, लेकिन मुझे नहीं पता कि रिस्पॉन्सिबल तुम में से है कौन, बट एक बात जानता हूं कि तुम दोनों में से कोई एक है। अब आप एक ऐसे कंडीशन में फंस गए जहां आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता कि हम किसकी बात कर रहे हैं, यू की बात कर रहे हैं या ही की बात कर रहे हैं, मीन्स रिस्पॉन्सिबल आखिर में है कौन, हमें एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन इतना पता कि इन दोनों से कोई एक तो है, तो जिसकी बात करते हैं वो सब्जेक्ट। अब यहां बात ही की हो रही है या और की हो रही है, फिलहाल देखें तो किसी की भी नहीं हो रही, हम डाउट में हैं, तो बेटा इस कंडीशन में हमें मानना पड़ जाता है, हम मानेंगे सब्जेक्ट। तो एक काम करते हैं, जो हमारा वर्ब के पास वाला होता है उसको सब्जेक्ट मान लेंगे। फिर सुनना, जो वर्ब के पास नियरर होगा, जो वर्ब के ज्यादा पास होगा उसको सब्जेक्ट मानेंगे। ज्यादा पास क्या है, ही, तो क्या आ गया, इज। यू और ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। अगर मैं इस सेंटेंस को कुछ ऐसे लिख दूं, क्वेश्चन एफ डैश यू और ही रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, लीजिए बस मैंने इंटरोगेटिव कर दिया है, वही बात है। तो अब जो वर्ब के पास वाला वर्ब यहां पे आएगी, बेटा इसके पास कौन आ रहा है, यू आ रहा है, ही आ रहा है, ऑब्वियसली यू है, अब यहां पे आ जाएगा। तो फिर समझना है यही सेंटेंस ये लिखा पड़ा है, बस वो सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस और ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है। हम जानते हैं जब भी और का यूज करते हैं तो हमें किसी ना किसी को सब्जेक्ट मानना पड़ता है। जब मानोगे तो ये देखिए वर्ब के पास कौन सा है, सिंपल सेंटेंस में वर्ब यहाँ पे आ रही है तो इसके पास पड़ेगा ही, इंटरोगेटिव सेंटेंस में वर्ब यहाँ आ रही है तो इसका पड़ेगा यू, तो जौन सा पास है उसका वर्ड बना देना वर्ब। बात समझ में आई। चलो ये वाला कंसेप्ट काफी अच्छा है। अधिकतर बच्चे क्या करेंगे भाई, देखा हमने एंड, दो चीज को जोड़ दिया, बना दिया कंपाउंड, बन गया प्लूरल, एक ये रहा एक वो रहा। नो गर्ल कोई भी लड़की, नो बॉय कोई भी लड़का इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। अब हम देखें तो भाई यहाँ दो इंसान की बात हो रही है, लड़की की भी और लड़के की भी। लेकिन एक चीज हल्की सी मैथ पढ़ लेते हैं बेटा, कल ही डिस्कस करा, नो का मतलब जीरो। अगर लिखा जा रहा है नो गर्ल तो इसका मतलब लड़कियां कितनी होंगी, जीरो। और अगर लिख रहे हैं नो बॉय तो लड़के कितने होंगे, जीरो। अब इसको जोड़ना है एंड के माध्यम से। एक बात समझना, कोई भी चीज सिंगुलर कब होती है, जब वो वन के इक्वल हो या फिर वो लेस देन वन हो,
बात समझना, कोई भी चीज सिंगुलर कब होगी, जब 1 के इक्वल हो या 1 से कम हो, और कोई भी चीज प्लुरल कब होगी, जब वो मोर देन 1 हो। अब चाहे पॉइंट में फालतू हो कोई दिक्कत नहीं, वो प्लुरल कहलाएगा, आधा फालतू हो, सवा फालतू हो, पौना फालतू हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर 1 से हल्का सा भी फालतू हो गया तो वो कहलाएगा प्लुरल। लेकिन अगर 1 से हल्का सा भी कम है तो सिंगुलर, और 1 के इक्वल है तब भी सिंगुलर। अब यहां पे आते हैं, 0 + 0 = 0। 0 में अगर 0 जोड़ोगे तो 0 आएगा। अब जो ये प्रोडक्ट आ रहा है 0, बड़ा ये 1 से कम है या 1 के इक्वल है या 1 से फालतू है, हम सभी जानते हैं 1 से कम है। अगर ये लेस देन 1 है, ये रहा लेस देन 1 का मतलब सिंगुलर, इज। तो इसका राइट आंसर क्या है, इज। कुल मिला के जो दिखाई दे रहा है बेटा वो तो दिख रहा है, ठीक है, जो मैं दिखाना चाहता हूं जरा उसको भी देखो, कि लिखने मत जाना, आप उसकी सेंस पकड़ो। मैंने कल भी कहा था कि आप हिंदी और स्ट्रक्चर पे फोकस मत करना, सारा खेल सेंस का है। सेंस पकड़ में आ गई, आपको इंग्लिश के बेसिक से बेसिक चीजें समझ में आ जाएंगी। सेंस समझिए कि ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हुआ, यहाँ सब्जेक्ट कौन हुआ, यहाँ कौन है, यहाँ कौन है, यहाँ कौन है, और इनमें आपस में डिफरेंस है क्या, ये सारी बातें समझनी है। अगर इस सारा को समझ में आ गया तो बेटा जब कल जो क्लास होगी थोड़ा एडवांस इसी के बारे में, वो और मजा आएगा आपको, एक नया एंगल चीज़ों को देखने का। बट उससे पहले आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए थी। चलिए, बहुत पढ़ लिया हमने सब्जेक्ट के बारे में, प्रेडिकेट के बारे में। टाइम शायद ज़्यादा नहीं हो रहा हो तो मैं थोड़ा आगे कंसेप्ट खींचूँ, 1 मिनट चेक कर लेता हूँ मैं। चलिए, टाइम फिलहाल होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। आइए अगला कंसेप्ट लेते हैं जरा, ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, ये भी काफी अच्छा कंसेप्ट है। तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया, जरा इससे आगे आते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं 2 वर्ड। सबसे पहला वर्ड जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा ऑब्जेक्ट, ये काफी अच्छा कंसेप्ट है। कॉम्प्लीमेंट देखते हैं, टाइम बचता तो आज ही डिस्कस करेंगे वरना कल कर लेंगे, ठीक। उससे पहले एक सेंटेंस देखिए, मैंने एक सेंटेंस लिया, मोहन went to the market and, थोड़ा यहां लिखता हूं मैं साइड में हल्का सा, मोहन went to the market and bought some fruits। इसका मतलब मोहन मार्केट गया था और उसने कुछ फल खरीदे। बड़ा एक काम करना है, सब्जेक्ट क्या मोहन है सभी जानते हैं, और यहां से लेकर वहां तक पूरा प्रेडिकेट है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ है हमें यह पहचानना है, और कितने ऑब्जेक्ट हैं यह पहचानना है। जब तक मैं यहाँ समझा रहा हूँ एक काम करो, आप कमेंट करो, ठीक है। वैसे हमारी क्लास लाइव नहीं है बट कोई नहीं, फिर भी आप कमेंट कीजिए, ठीक। मैं तो बैठा पड़ा हूँ आपके कमेंट सेक्शन में आंसर देने के लिए, कमेंट कीजिए कि इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, कितने ऑब्जेक्ट है, कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं। तब तक यहाँ पे आइए कि मान लीजिए किसी भी सेंटेंस में अगर आपको ऑब्जेक्ट पहचानना हो तो उससे पहले बेटा एक बात पता होनी चाहिए कि इंग्लिश के अंदर हमारे ऑब्जेक्ट 2 तरह के होते हैं। सबसे पहली बात वर्ब का ऑब्जेक्ट, दूसरा क्या होता है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो मतलब पूरी इंग्लिश में अगर आपको कहीं पर ऑब्जेक्ट मिल रहा है तो ऑब्जेक्ट 2 ही चीज का होगा, या तो वो कहलाएगा वर्ब का ऑब्जेक्ट या फिर वो कहलाएगा प्रेडिकेट का ऑब्जेक्ट, सॉरी इसका प्रीपोजिशन का। वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है बेटा ध्यान रखना, वो पहचानना बड़ा आसान है। उस वर्ब के साथ में आप व्हाट या हुम लगा दो, क्या और किसको, और इनका जो रिप्लाई मिलेगा वो आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। किसी भी वर्ब के साथ में व्हाट या हुम लगा दीजिए, क्या और किसको लगा दो। अब देखो उसके साथ क्या रिप्लाई मिल रहा है, जो रिप्लाई मिल रहा है सेंटेंस में वही कहलाएगा ऑब्जेक्ट। बात समझ रहे हो। ऐसी वर्ब जिसके बाद उनका ऑब्जेक्ट आ जाता है बेटा उस वर्ब को बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, इसका मतलब हिंदी में बोलते हैं सकर्मक क्रिया। सा का मतलब साथ होता है, कर्म का मतलब ऑब्जेक्ट, तो जो कर्म के साथ चले ऐसी वर्ब जिसके बाद उनका ऑब्जेक्ट लिखा आता है वो कहलाता है ट्रांजिटिव वर्ब में सकर्मक क्रियाएं। चलिए हम जानते हैं भाई व्हाट का रिप्लाई ऑब्जेक्ट कहलाएगा, हुम का रिप्लाई ऑब्जेक्ट कहलाएगा।
ध्यान रखना जो हमारा व्हाट का रिप्लाई बेटा, ये हमेशा थिंग्स होती हैं, वस्तुएं होती हैं। होम का रिप्लाई हमेशा पर्सन्स होंगे, इंसान होंगे। तो व्हाट का रिप्लाई हमेशा वस्तुएं होंगी, होम का रिप्लाई हमेशा इंसान होंगे। और जो व्हाट का रिप्लाई मतलब थिंग्स है बेटा, ये कहलाते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब मुझसे आप पहले कई बार पढ़ चुके होंगे तो अच्छी बात है। मैं एक चीज हमेशा बोलता हूं कि दुनिया में कोई भी चीज सिंगल नहीं है बजाय टाइम के। टाइम को छोड़कर और कोई चीज दुनिया में सिंगल नहीं है, सबका पेयर है। अमीर तभी है जब गरीब है, ठंडा तभी है जब गर्म है, अच्छा है तो बुरा भी होगा। बात समझ रहे हो? अगर कोई चीज डायरेक्ट है तो इसका मतलब इनडायरेक्ट भी होगा। तो जो पर्सन होता है ना बेटा, ये कहलाता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों पढ़ाया जा रहा है बेटा, देखना समझना। ये छोटी मोटी चीजें ना आपको बहुत दिक्कत देती हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि आप कहीं पे आपको मिल जाए, किसी किताब वगैरह में ढूंढोगे और सारी चीज आपको जगह मिल जाए, ऐसा नहीं है। इसके लिए बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ती हैं। और तुम ठहरे स्टूडेंट, कितनी किताबें पढ़ लोगे आप? तो डोंट वरी, 15-20 किताबें निचोड़ सामने खड़ा है, मुझे ही पढ़ लो, बहुत बड़ी बात है। ठीक, तो कुल मिला के ये सारी बातें आपको हेल्प करेंगी पैसिव वॉइस के अंदर। और बड़ा आसान है, इस छोटी सी बात पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है, आपके 4 में से 2 ऑप्शन कट जाएंगे पैसिव वॉइस के अंदर। बड़ा आसान हो जाएगा। तो जो आज पढ़ रहे हो ना, ये आगे आने वाले चैप्टर के अंदर सब में आपको हेल्प करेंगे, इसलिए स्टेप बाय स्टेप सारी बातें समझना। ठीक, तो देखिए, वर्ब का ऑब्जेक्ट पहचानना, व्हाट या होम का रिप्लाई। व्हाट का मतलब क्या, होम का मतलब किसको। ऐसी वर्ब जिसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आ जाए बेटा, वो कहलाता है ट्रांजिटिव वर्ब। हिंदी में सकर्मक क्रियाएं, सा का मतलब साथ, कर्म का मतलब ऑब्जेक्ट, कर्म के साथ लिखी जाने वाली वर्ब कहलाती है ट्रांजिटिव वर्ब। अब जो व्हाट का रिप्लाई है वो हमेशा वस्तुएं होंगी, होम का रिप्लाई हमेशा इंसान होगा, वस्तुएं ध्यान रखना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाती हैं, इंसान हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। इसमें ध्यान रखना, अगर मान लो कभी आपसे कोई ये पूछे कि ठीक है ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट हमारे साथ है। अब मान लो किसी भी सेंटेंस में दोनों ऑब्जेक्ट आ गए, तो उनमें से असली ऑब्जेक्ट कौन होगा? तो बेटा ध्यान रखना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही आपका असली ऑब्जेक्ट होगा। अब ये कैसे होगा, क्यों होगा, ये पढ़ेंगे अभी आगे किसी और क्लास में। बस ध्यान रखना, इन दोनों में से असली ऑब्जेक्ट आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होगा, वो वस्तु होगी, वही आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और वही आपका असली ऑब्जेक्ट है। चलो, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे आ जाओ, नीचे क्या भाई, नीचे हमें देखा प्रीपोजिशन। हम जानते हैं कि जब प्रीपोजिशन को यूज करते हैं तो बेटा जो प्रीपोजिशन है वो किस वर्ड के लिए यूज की गई है, वो वर्ड उसी का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। फिर सुनना, अगर आपने इंग्लिश में कहीं भी प्रीपोजिशन यूज करी है, उस प्रीपोजिशन को किस वर्ड के लिए यूज करा, जिस वर्ड के लिए यूज कर रखा है वो वर्ड उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और एक बात और, एक वर्ब को बिना ऑब्जेक्ट के लिख सकते हो, दैट्स पॉसिबल। मैंने क्या कहा, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, कहलाएगी ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन ऐसी वर्ब भी है जिसके बाद उसका ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, तो वो कहलाएगी इनट्रांजिटिव वर्ब। तो मीन्स वर्ब को ऑब्जेक्ट के बिना लिखना पॉसिबल है। लेकिन इंग्लिश में अगर आपने कहीं भी प्रीपोजिशन लगा दिया तो बेटा ध्यान रखना, इसको बिना ऑब्जेक्ट के नहीं लिखोगे आप, इसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। नहीं लगाया तो एरर वहीं पर है। सुनो कैसे, मान लो मैंने एक सेंटेंस लिया, मैंने कहा दे वेंट, वो गए थे, और सेंटेंस यहीं छोड़ दूं तो राइट है, दे वेंट वो गए थे। अब आगे ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो वर्ब को बिना ऑब्जेक्ट के लिखना पॉसिबल है, आप लिख लोगे। लेकिन मान लीजिए मैं लगा दिया दे वेंट टू, टू लिख दिया। अब बेटा टू हमारी क्या प्रीपोजिशन है, इतना पता अगर टू लिख दिया तो सेंटेंस गलत हो गया, या तो टू काटो, वरना इस टू का ऑब्जेक्ट तो लिखो। क्या लिखोगे, टू द मार्केट, टू स्कूल, कॉलेज, मतलब कुछ भी, एक कोई सा भी सेंसिबल सा आपको ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। तो फिर वही बोल रहा हूं कि एक वर्ब को बिना ऑब्जेक्ट के लिखना पॉसिबल है, बट एक प्रीपोजिशन को बिना ऑब्जेक्ट के नहीं लिख सकते आप। अगर आपने प्रीपोजिशन का यूज करा तो सिंपल सी बात, उसके बाद ऑब्जेक्ट तो लगाना पड़ेगा, जरूरी है और मैंडेटरी है। चलिए, तो कुल मिलाकर समझ गए हम कि प्रीपोजिशन आएगी तो उसका ऑब्जेक्ट भी आएगा। इंग्लिश में 2 ही तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक हमारा होता है वर्ब का जो ट्रांजिटिव वर्ब के साथ में आता है, व्हाट या होम का रिप्लाई, और एक हमारा प्रीपोजिशन का। अब एक चीज और समझना, ये जो प्रीपोजिशन है बेटा,
और इसका ऑब्जेक्ट, दोनों मिलाकर बोल रहा हूं, दोनों मिलाकर ये बन जाती हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। कैसे बनती हैं? प्रेपोजिशन प्लस में उसका ऑब्जेक्ट। इसका नाम प्रेपोजिशनल फ्रेज क्यों पड़ा? क्योंकि ये बनी है प्रेपोजिशन के हेल्प से। तो इसका मतलब फ्रेज दूसरी भी होती है नॉर्मल फ्रेज, लेकिन इसको हम बोल रहे हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। ऐसा क्यों? बन रही है प्रेपोजिशन की हेल्प से। होता क्या है, ये जो फ्रेज है ना, ये हमारी दो तरह की होती है, या तो ये एडजेक्टिव फ्रेज होंगी और या फिर ये एडवर्ब फ्रेज होंगी। तो जहां भी आपको फ्रेज दी जाएगी प्रेपोजिशन में साथ में उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, बेटा ध्यान रखना, वो बन जाती है प्रेपोजिशनल फ्रेज, जो दो तरह की होती है, या तो एडजेक्टिव फ्रेज होंगी या फिर वो होंगी हमारी एडवर्बियल फ्रेज। अब ये कैसे पहचानोगे कोई फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज है या एडवर्बियल है? देखो शॉर्टकट ट्रिक तो मत कहो, लेकिन रियलिटी यही है। आप इसको कैसे पहचानोगे? जो हमारा एडजेक्टिव फ्रेज होगा बेटा वो रिप्लाई होगा व्हाट काइंड ऑफ का, या इसके अलावा विच वन का। ध्यान रखना, पूरी की पूरी WH फैमिली जो होती है उनका यूज यही है। कोई दिया गया वर्ड नाउन है, फ्रेज है, क्लोज है, ऑब्जेक्ट है, क्या है, पहचानने के लिए। मैंने कहा था ना कि फंडामेंटल के अंदर एक चैप्टर है वर्ड क्लासिफिकेशन, बड़ा गजब चैप्टर है, 3 या 4 दिन जाएंगे आपके, तो बेटा वहां डिस्कस करेंगे इनको डीपली हम। बट अभी सारी बातें याद रखना ताकि उस समय बातें समझ में आ जाए। तो जो हमारी प्रीपोजिशनल फ्रेज होती हैं बेटा वो होती है एडजेक्टिव फ्रेज। कैसे पहचानोगे? वो व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई होगा या विच वन का रिप्लाई होगा, जिसके बारे में डीपली कल हम बात करेंगे, ठीक। और जो हमारी एडवर्बियल फ्रेज होती है, ध्यान रखना, वो व्हेन, वेयर, दिखा दे आपको ये, चलो इसके अलावा व्हेन हो गया, वेयर हो गया, हाउ हो गया और वाई। जो हमारी एडवर्बियल फ्रेज होती हैं वो व्हेन, वेयर, हाउ, वाई इसका रिप्लाई होती है। तो सिंपल सी बात, अगर कोई सी भी फ्रेज व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई है तो एडजेक्टिव फ्रेज, विच वन का रिप्लाई तो एडजेक्टिव फ्रेज। लेकिन मान लीजिए वो फ्रेज व्हेन का रिप्लाई तो एडवर्ब, वेयर का रिप्लाई तो एडवर्ब, हाउ का रिप्लाई तो एडवर्ब, वाई का रिप्लाई तो एडवर्ब। बात समझ रहे हो? अब इसके एग्जांपल लेंगे कल, फिलहाल आज समझिए। यहाँ पर आओ पहले सेंटेंस पे आते हैं। हमने देखा है मोहन क्या है? सब्जेक्ट, वेंट क्या है? वर्ब। अब मैं कह रहा हूं मोहन गया, तो वही बात, हमें इसका ऑब्जेक्ट पहचानना है। मोहन गया, क्या गया? नो आंसर। किसको गया? नो आंसर। तो कुल मिला के इस वर्ब के बाद में कोई सा भी ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा। अगर वर्ब के बाद में कोई सा ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा तो बेटा वर्ब कैसे हुई? इंट्रांजिटिव, अकर्मक क्रियाएं। इसे सकर्मक बोलते हैं ट्रांजिटिव, ये इंट्रांजिटिव है, अकर्मक, ठीक। हम देख रहे हैं हमने आगे प्रीपोजिशन यूज कर ली टू। अगर प्रीपोजिशन यूज करता, अभी हमने पढ़ा कि प्रीपोजिशन को बिना ऑब्जेक्ट के लिखते नहीं। जो प्रीपोजिशन यूज करिए वो किस वर्ड के लिए आई है? जिस वर्ड के लिए आई है वो कहलाएगा उसका ऑब्जेक्ट। ये जो टू प्रीपोजिशन है ये आया दी मार्केट के लिए, तो कुल मिला के ये बन गया इसका ऑब्जेक्ट। और अभी हमने एक बात पढ़ी कि प्रीपोजिशन प्लस में उसका ऑब्जेक्ट मिलकर बन जाती है फ्रेज। तो टू और ये द मार्केट ये मिलके बन गई है फ्रेज। बात समझ रहे हो? अब जो ये फ्रेज बेटा हमें ये पहचानना है कि ये एडजेक्टिव फ्रेज है या एडवर्ब फ्रेज है। आप देख लो किसका रिप्लाई है, तो देखो ध्यान से, ये है रिप्लाई वेयर का, कि वो गए थे। कहाँ गए थे? मार्केट गए थे। ये कहाँ का रिप्लाई है? तो सारा खेल वर्ब का है। वर्ब के साथ ये सारे वर्ड लगाओ और देखो ये किसका रिप्लाई मिल रहा है, तो ये रिप्लाई मिल रहा है वेयर का, इसलिए कहलाएगा ये एडवर्ब फ्रेज। यहां तक बात समझ में आई? अब देख रहे हैं सेंटेंस तो फिनिश हुआ नहीं, हमने एंड कंजंक्शन यूज कर लिया और अलग से वर्ब लगा ली, किसके लिए? मोहन के लिए। अब जो ये वर्ब लगाई है इसका मतलब खरीदना, कि मोहन मार्केट गया था और उसने खरीदा। क्या खरीदा? बेटा ये रहा, वर्ब के साथ वट का रिप्लाई मिल गया, मिल गया, वर्ब के साथ वट का रिप्लाई मिल गया। अब जो ये वट का रिप्लाई मिला है ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, किसके लिए? इस वर्ब का, ये कहलाएगा ऑब्जेक्ट। और वस्तु है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक। फिर अगर ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट, तो वर्ब कैसे हुई? ट्रांजिटिव वर्ब हुई। तो बेटा ये सारी बात थी। कुल मिला के हमने एक सेंटेंस पढ़ा, लेकिन उस सेंटेंस के हर एक वर्ड को अंडरलाइन करके सब कुछ समझा हमने। तो इस सेंटेंस में बेसिकली कितने ऑब्जेक्ट आ रहे हैं? तो बेटा दो,
एक आ रहा है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, दूसरा आ रहा है उस बॉट वर्ब का ऑब्जेक्ट। जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट आ रहा है कहलाएगी ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रियाएं, लेकिन इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए कहलाएगी इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रियाएं। बात समझ में आई? आई होप यहाँ तक सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर ये सारा कुछ समझ में आ गया तो अच्छी बात है। अभी इनके बारे में डीपली बात कभी और करेंगे किसी और वीडियो में। अभी बहुत कुछ सिखाना है यहाँ पे कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं, टाइप्स पढ़ेंगे ट्रांजिटिव वर्ब के, फिर उसमें एम्बी ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, बहुत सारी चीज़ें हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक डाउट मैंने आपके यहाँ छोड़ दिया पहले ही कि इसमें से असली ऑब्जेक्ट कौन सा, डायरेक्ट। ऐसा क्यों? तो हर क्यों का आंसर है लॉजिक से, बस जानने वाला चाहिए और बताने वाला चाहिए। ठीक, तो आई होप यहाँ तक सारी बात समझ में आई होंगी। मुझे लगता है कि टाइम कुछ ज़्यादा हो रहा है, तो बाकी जो कंटेंट है वो सब कल पढ़ेंगे, आज टाइम कुछ ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक सारा कुछ लिखना। कुछ भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट लीजिए, मुझे जो डिस्कशन वाला ग्रुप है उसमें सेंड कीजिए और लिखिए बाकायदा क्या समझ में नहीं आया। दूसरी बात, और कोई डाउट वगैरह है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना वीडियो फिनिश होने के बाद। चलिए फिर नोट डाउन कीजिए, पढ़िए, रिवाइज कीजिए। और हाँ, ये जो हमारी लाइव क्लासेस है बड़ा ध्यान रखना, ये केवल मंडे टू फ्राइडे ही होगी। ग्रामर की जो क्लास है मंडे टू फ्राइडे ही होगी। सैटरडे संडे या तो क्लास नहीं होंगी, और अगर होगी तो कुछ स्पेशल क्लास होगी जिसके बारे में पहले ही आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो आप भी मंडे टू फ्राइडे पढ़िए, सैटरडे संडे एंजॉय कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं सभी को, बाय।